आज चलो, न्यूक्लियस में जो सबसे पहला पार्ट हमने इसमें देखना है क्लास क्लास तो इस टाइम पे हेलो, हाँ जी। अब हमने देखो न्यूक्लियस स्टार्ट करना है। न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी थी वो हुई थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के दौरान, जब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल के साथ अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया तो उनको ऐसा ऑब्जर्वेशन मिला कि एटम के अंदर सेंटर पे कुछ ऐसी चीज है जो कि सारे अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रही है। इसका मतलब वहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है। कुछ नहीं बोलती और क्या बोला तो वो जो एक सेंटर में पार्ट है जहाँ पे कि सारा पॉजिटिव चार्ज है, उसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। ठीक है, सो ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम विच रिसाइड्स इन a part of the atom, that part is called nucleus. अब इसके बाद AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये आप केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज करते हो। AMU is the unit of mass in which the atomic particles are measured। जो एटम के पार्टिकल्स है या एटम का मास है या मॉलिक्यूल का मास है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, उसको हम डायरेक्ट केजी में यूज करेंगे तो हमारी बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 10 की नेगेटिव पावर्स में वैल्यू आती है, तो हम छोटी यूनिट डिफाइन करते हैं उसके लिए। AMU which is atomic mass unit, 1 AMU is equal to 1.66 into 10⁻27 kg होता है। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा कुछ कन्वर्जन होगा तो आपको ये वैल्यू दी होगी। ओके, न्यूक्लियस के अंदर एटम के दो पार्टिकल्स रिसाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इसलिए न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जीरो होता है। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सो इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, इसके बाद देखो, ये जो मैंने एक आपको दिख रहा है लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये एक थियोरेटिकल पार्ट है वैसे तो चैप्टर का, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका। और इस पे आई थिंक एक बार कभी बोर्ड में नोट फॉर्म में आया था कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई, किसने की, तो उसके ऊपर नोट लिखो। तो ये क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर दिया है। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? चैडविक ने। चैडविक नाम सुना है साइंटिस्ट का? यस मैम। सुना है, सबने सुना है चैडविक, यस मैम। है ना? यस मैम। ओके, तो इसमें देखो क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट किया था। चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया बेरिलियम के साथ। ओके, बेरिलियम एलिमेंट होता है, पता है? यस राइट, मैम। क्या यस इसका मैम। केमिकल सिंबल क्या होता है इसका, बेरिलियम का? बीई। Be, राइट, सो दिस इज बेरिलियम। यस मैम। बेरिलियम को उसने अल्फा पार्टिकल के साथ एक्सपेरिमेंट कराया, अल्फा पार्टिकल मतलब बेरिलियम के ऊपर डाले, तो उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि बेरिलियम से कुछ रेडिएशन मतलब रेज निकल रही हैं, कुछ डिटेक्टर लगाया होगा उसने जो उन रेज को कैच कर सकता है। तो उसने देखा कि जैसे ही बेरिलियम के ऊपर आप अल्फा पार्टिकल्स डालते हो, एक न्यूट्रल रेडिएशंस निकलती हैं उसमें से, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन वो रेज निकलती है उसमें से। ठीक है, और वो रेज जो है इतनी स्ट्रांग होती हैं, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि आप उनको, उन रेडिएशंस का यूज़ कर सकते हो
जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, इतने लेवल के, बस उनसे प्रोटॉन्स तक रिमूव कर सकते हैं। मतलब इतनी हाई एनर्जी होती है कि आप उसको डालोगे इन एलिमेंट्स पे तो उससे प्रोटॉन बाहर आ जाएंगे। ओके, ये उसने ऑब्जर्व किया। अब इस ऑब्जर्वेशन को हम कंक्लूड कैसे करेंगे कि ये जो रेडिएशन निकला एटम में से ये क्या चीज़ है? क्योंकि इससे पहले तक, चैडविक से पहले तक, हमें सिर्फ ये पता था कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि उसकी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, और प्रोटॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। पॉजिटिव चार्ज पता था, नेगेटिव चार्ज पता था। जब उसने न्यूट्रल रेडिएशंस ऑब्जर्व किए तो उसने क्या किया, कुछ उसमें कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स लगा के देखे कि ये जो न्यूट्रल रेडिएशन एटम से निकल रहा है ये कहाँ से निकल रहा है और ये क्या चीज़ है। उसने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किया। मतलब बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल डालने से पहले और उसके बाद में बेरिलियम और साथ में जो ये न्यूक्लियर रेडिएशन निकला, सबका टोटल का एनर्जी कंजर्व करके देखा तो उसको ये समझ में आया कि ये जो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रल रेडिएशन है तो उसको लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, जैसे आपकी ईएम वेव्स जो होती हैं वो। तो उसने फोटॉन से मैच कराई, वो सारी वैल्यू फोटॉन से मैच नहीं करी। ठीक है, जो भी आपका कंजर्वेशन फोटॉन का मैंने एनर्जी रखी, फोटॉन का मोमेंटम रखा, मैच कराया, मैच नहीं हुआ। तो उसने क्या बोला कि ये जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ना तो ये प्रोटॉन्स हैं ना ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके ऊपर चार्ज नहीं है, फोटॉन भी नहीं है, सो देन ही कंक्लूडेड फ्रॉम हियर कि ये कोई एक नया पार्टिकल है जिसको अभी तक किसी ने कहीं ऑब्जर्व नहीं किया है। देन उसने इसको नाम दिया था न्यूट्रॉन। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पर, मतलब फॉर्मूला लगा के उसने इस न्यूट्रॉन का मोमेंटम भी कैलकुलेट किया। उसने उसके बेस पे यहाँ से इस पार्टिकल का मास भी निकाला। मास उसने ये निकाला जो न्यूट्रॉन का मास हम लेते हैं वो। बाकी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम अभी आगे न्यूट्रॉन का ये कन्वर्जन जो है प्रोटॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में, ये रेडियो एक्टिविटी में हम पढ़ते हैं, वो अभी आप करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए इसको क्रॉस कर दो, ये मत करना। अब देखो, अब हम आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट। न्यूक्लियस इज मेड ऑफ टू पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। why nucleons? Because they reside inside the nucleus, that's why they are called nucleons। ठीक है, क्लियर है? सो इन पार्टिकल्स को आप बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट।
ठीक है। मास नंबर जो है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर जो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका सम। क्लियर? इसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हो एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सिर्फ जो होते हैं उनको आप बोलते हो एटॉमिक नंबर एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। एंड न्यूक्लियस, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस जो है वो कैसे लिखा जाता है, मान लो एक्स एलिमेंट है, एक्स नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है मास नंबर। ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ साइज ऑफ न्यूक्लियस। अगर हमारे पास एटम के अंदर सेंटर में पार्ट होता है न्यूक्लियस, तो उसका साइज कितना है न्यूक्लियस का, वो हम कैसे बताएंगे। साइज ऑफ न्यूक्लियस एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मेजर हुआ था। एक्सपेरिमेंट हमें नहीं करना, हमने सिर्फ फॉर्मूला करना है। जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, R is equal to R नॉट A raised to the power 1/3। एक्चुअली ये होता ऐसे है, R this is directly proportional to A raised to the power 1/3। ठीक है। आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो यहाँ कांस्टेंट लगेगा R नॉट। ठीक है। दिस R नॉट इज अ कांस्टेंट हियर, इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -15 मीटर। ठीक है। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है कितना होगा। न्यूक्लियस हम अंदर सेंटर पे एक छोटा सा पार्ट बोल रहे हैं, सर्कुलर पार्ट या स्फेरिकल पार्ट सॉरी, तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 πr³ आर की वैल्यू डालोगे यहाँ से, तो ये आपके पास 4/3 πr0 का क्यूब इंटू ए। ओके। इसका मतलब जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो आपके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उतना आपके न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, सो दैट उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे। ओके। ऑल एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टिल यूरेनियम, यूरेनियम के आगे के भी जो भी हैं, सब में उसकी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है। अगर उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, पार्टिकल्स का नंबर बढ़ रहा है, तो उसी प्रोपोर्शन में उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ओके। एंड न्यूक्लियर डेंसिटी यहाँ पे जब आप निकालते हो फॉर्मूले से, तो देखो ये फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, मास आपने यहाँ पे लेना है, एक मिनट, यहाँ पे एक तो अपनी बुकलेट से एक बार चेक करो, यहाँ पे एम लिखा हुआ होगा मेरे को लगता है, एक बार चेक करो। कहाँ पे मैम? ये दिस शुड बी एम इंटू ए। यस मैम, लिखा हुआ है। है ना? हाँ, वहाँ मैंने करेक्शन कर दिया, मेरे पास यहाँ पे करेक्शन नहीं है, राइट। तो ये m इंटू ए होगा, बिकॉज टोटल मास विल बी मास ऑफ वन न्यूक्लियन इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। तो ये एम ए होगा एंड दिस इज अपॉन वॉल्यूम 4/3 πr³। ठीक है। और 3 को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये m यहाँ पे ऊपर आएगा साथ में, और ए कैंसिल होगा, तो दिस विल बी 3m/4πr₀। ठीक है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये कांस्टेंट हैं, क्योंकि इसलिए न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में बहुत बार आया है बोर्ड में कि शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज अ कांस्टेंट, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ 2 एलिमेंट्स। नाम दे दिए आपको, सपोज आपको दे दिया लिथियम और बेरिलियम या कार्बन एंड नाइट्रोजन या कोई भी 2 एलिमेंट्स, और बोला उनकी रेशियो बताओ। रेशियो क्या आएगी, डेंसिटी कांस्टेंट होती है, 1:1 रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है।
Is this clear? आइंस्टाइन का रिलेशन है E is equal to mc square, which gives relation between energy and mass. अब ये मास कौन सा मास? जो मैटर होता है, मैटर मतलब जैसे हमारी बॉडी है या किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट की बॉडी है, ठीक है, तो हमारे अंदर मास है. दिस मास इज ऑल्सो इक्वलेंट टू एनर्जी. हमारे मास के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एनर्जी भी है, ठीक है. हम एनर्जी में ही काउंट होते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, तो उस एनर्जी में हमारा जो मास है वो भी एनर्जी ही है. इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है. तो वो ये बोलता है आइंस्टाइन कि आप एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो. दिस वॉज हिज प्रिडिक्शन. उसका एक थ्योरी थी जिसको वो अपने टाइम में प्रूव नहीं कर पाया. हम आज भी नहीं कर सकते अभी ये. बट इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था, एक स्टोरी छोटी सी सुनो कि व्हाट डू यू मीन बाय E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. कि हम जब चाहे तो हम जो मैटर है, मास है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और जब चाहे उस एनर्जी को फिर से उसी मैटर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसका एक बहुत बढ़िया जो एग्जाम्पल है, एक टीवी सीरियल आता है स्टार ट्रैक. किसने देखा है? किसी ने देखा है स्टार ट्रैक? किसी ने भी नहीं देखा? नो मैम. किसी एक ने भी नहीं अच्छा देखा मैम. स्टार ट्रैक? नहीं मैम, नाम ही पहली बार सुन. नाम ही पहली बार यस मैम, सुन. नाम पहली बार सुन रहे हैं. एग्जैक्टली. अच्छी चीजें होती हैं वो थोड़ी तुम लोग देखते हो. मैम कौन से चैनल पे है आता क्या है? मैम? स्टार ट्रैक, देखो स्टार ट्रैक चैनल मैम. एक्चुअल था, ओरिजिनल वाला स्टार ट्रैक वो तब बना था जब मैं तुम्हारे से भी छोटी थी. मैम तो फिर हम मैम तो कैसे अब कहाँ ही देखेंगे? आता होगा. बेटा पूरी यस बात तो मैम. सुन लो, मेरी पूरी बात तो सुन लो. मतलब ओरिजिनल सीरीज जो थी वो बनी थी उस टाइम पे व्हेन आई वाज आई थिंक इन क्लास 6 और 7. तब वो आता था टीवी पे, तब हम देखते थे. मैम हाँ जी. मैम कहीं स्टार ट्रैक तो नहीं बोल रही हैं आप? हाँ मैं स्टार ट्रैक ही बोल रही हूँ. स्टार ट्रैक बोल रही हो या हाँ ट्रैक? वो एक ट्रैक, ट्रैक TREK. मैम देखिए मैम, मूवी है वो तो देखी है तीनों मूवी देखी होगी तुमने. देख, अच्छा टीवी सीरियल नहीं देखा? यस मैम. सीरियल नहीं देखा? मैम वो तो मैम 1998 के आसपास बंद हो गया था ये रोना. नहीं, अभी उसके बाद दोबारा नया बना था, फिर ये दोबारा बना है, इसका मैम न्यू वर्जन उसका बना है. उसका आइडिया नहीं मैम. मैं चैनल पता नहीं, देख के बताऊंगी. अब पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बंद हो गया, बट दोबारा बना, मतलब मूवीज दे दूसरा मूवीज तो वर्जन देखी बना है मैम उसमें. उसकी. नहीं तो मूवीज यूट्यूब देखी वगैरह है. पे सर्च करना, पुराने कोई ना कोई एपिसोड मिल जाएगा आपको उसका. ठीक है. अच्छा मैं बात बता रही हूँ उसमें कि क्या चीज थी एक्चुअली. उसमें उन्होंने वो फिक्शन दिखाया था जो ये आइंस्टाइन ने यहाँ पे बोला है. व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो स्पेस क्राफ्ट्स होते थे उनके, मतलब स्टार ट्रैक में ये दिखाया था कि वहाँ पे स्पेस में, मतलब लोगों ने अपनी कॉलोनी, अपना एक स्पेस कॉलोनी बना रखी है. वहाँ पे वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं स्पेस में. पूरा सब उनके स्पेस शिप्स है. उनके पास क्या था, वो दिखाते थे कि जैसे अब वो स्पेसशिप में है, अब उनको वहां से कहीं और जाना है, किसी और प्लैनेट पे, या कोई कहीं कुछ स्टडी करने के लिए किसी दूसरे एस्ट्रॉयड पे, प्लैनेट पे, या कहीं पे भी जाना है. तो वो क्या करते थे, उनके पास एक स्टेशन बना हुआ दिखाते थे, मतलब प्लेटफॉर्म बना हुआ है, साथ में कंट्रोल रूम है पूरा, सब मॉनिटर्स, कंप्यूटर, सब हाईटेक, सब कुछ लगा हुआ है. एंड वहाँ पे कुछ सर्कल टाइप ऐसी चीज वो दिखाते थे. वो लोग वहाँ पे जाके खड़े हो जाते थे और उनको बोलते प्रोग्रामिंग होती थी कि भाई चलो हाँ वी आर रेडी. वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाते थे. आप बटन प्रेस करो, बंदा गायब. ठीक है. तो उस वक्त मुझे तो नहीं समझ में आती थी कि ये ऐसे कैसे गायब हो जाते. तो हमें ऐसे लगता था डिसअपॉइंट ने बोला था वो होता है. ओके. न्यूक्लियस में हम इसको कैसे वेरीफाई करते हैं? कि मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ छोटा सा, कि जैसे मान लो आपके पास
प्रोटॉन है, मैं अज्यूम कर रही हूँ, एक्चुअली नहीं है इसका मास इतना, पर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मान लो एक प्रोटॉन है, उसका मास होता है 1 kg, हमने मान लिया। न्यूट्रॉन होता है, उसका मास भी है 1 kg। है ठीक है। तो ये आपके पास प्रोटॉन का मास है 1 kg, न्यूट्रॉन का मास है 1 kg। अब मान लो मैं 2 प्रोटॉन लेती हूँ और मैं 2 न्यूट्रॉन लेती हूँ, ठीक है। तो मेरा टोटल मास, इनको ये एक पैकेट के अंदर डाल दिए सपोज मैंने, मतलब मैंने इनको इकट्ठा कर दिया, तो टोटल मास कितना होना चाहिए? 4 kg मैम। 4 kg होना चाहिए, है ना, कम से कम भी। चारों को इकट्ठा कर दिया तो मास होना चाहिए 4 kg। लेकिन मैंने जब इन चारों को कंबाइन किया, इसका मास आया मेरे पास 3.99 kg। क्या ऐसा पॉसिबल है? 1-1 किलो की 4 चीज़ें आपने एक साथ रखी, कंबाइन करी, और जब उनको इकट्ठा आपने वे किया तो वेट आता है 3.99। ऐसा पॉसिबल है? यस मैम। मैम जब वेट करेंगे मैम तब थोड़ा वो हो सकता है ना क्या मेजरमेंट में। होता है, क्या हो जाता है? क्या पता 1 ग्राम मैम किसी वो में ये कम हो। कह रहे कि कैलिब्रेटेड नहीं होगा अच्छे से, उसका मतलब ये है शायद। बेटा, यस क्या यस ये मैम। मतलब बेकार की बातें, एक्सक्यूज मत दो मेरे को, रीजंस मत दो। हमारी मशीन ठीक होगी ना, तभी तो उसने 1 kg को भी सही मेजर किया होगा, उसी से फिर अब कर रही हूँ। अगर वो सही नहीं है तो वो यहाँ भी सही नहीं होनी चाहिए ना। मैम फिर नहीं पता। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये हम न्यूक्लियस में देखते हैं। ये एक्चुअली होता है कि आपने एक न्यूक्लियस लिया, जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लिया, उसमें क्या है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, मिलके बनता है ड्यूटेरियम। तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का जो मास है टोटल, जब आप उसको उस हाइड्रोजन एटम बना देते हो, तब जब न्यूक्लियस का मास वे करते हो तो वो उन दोनों के पार्टिकल से कम आता है। ओके, ये हमेशा हर न्यूक्लियस के साथ है। उसके जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स है, उनका टोटल मास और न्यूक्लियस का मास दोनों डिफरेंट होते हैं, कभी सेम नहीं होते। न्यूक्लियस का मास हमेशा उनसे कम होता है। तो ये जो डिफरेंस है मास का, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मासेस का सम और न्यूक्लियस के मास, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। डिफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि भाई सेम होना चाहिए लेकिन कम कैसे हो गया, तो इसको डिफेक्ट नाम से हम बोलते हैं, मास डिफेक्ट। ठीक है। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दिस, ये क्यों होता है अभी मैं आपको बताऊंगी, बट हाउ डू वी कैलकुलेट दिस मास डिफेक्ट? हमने क्या किया, देखो, एक न्यूक्लियस लिया, मान लो एक एलिमेंट लिया x, कुछ भी, जिसका एटॉमिक नंबर है z, मास नंबर है a। तो ऑब्वियसली इसके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर कितना होगा, z,
और टोटल मास z प्रोटॉन्स का कितना होगा, z इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है, इतना क्लियर। ऐसे ही आपने न्यूट्रॉन्स का मास लिया, न्यूट्रॉन का मास कैसे आएगा, मास न्यूट्रॉन्स का नंबर होगा a माइनस जेड, ए में से z को माइनस किया, ये हो गया, और a माइनस जेड इज मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो टोटल मास जो है आपके पार्टिकल्स का वो कितना हुआ, z इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, ये सारे पार्टिकल्स का मास का सम हो गया। इसमें से जो न्यूक्लियस का टोटल मास आपके पास आता है, मतलब न्यूक्लियस को मैंने इकट्ठा करके, इकट्ठा एक ही पार्टिकल के जैसे उसका मास मेजर किया mx, तो इन सब में से mx को माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी मास डिफेक्ट। क्लियर है? यस मैम।